देखिए दोस्तों, आज के समय में फार्मा मार्केटिंग की ना ये कड़वी सच्चाई है कि सभी फार्मा कंपनी आज के समय में डॉक्टर से सेल्स लाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन बाइंग में लगी है इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन। आज के समय में कोई भी फार्मा कंपनी किसी भी कीमत में अपने सेल्स टारगेट को मिस नहीं करना चाहती। वो डॉक्टर से सेल्स लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप फार्मा मार्केटिंग में आज से 25-30 साल पहले देखें तो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का फोकस होता था वो होता था प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन में, थ्रू देयर साइंटिफिक एक्टिविटी, थ्रू देयर साइंटिफिक टॉक। बट यदि आप आज के समय में देखें तो जो साइंटिफिक टॉक थी डॉक्टर के साथ, आज वो बदल चुकी है कमर्शियल टॉक में, आज वो बदल चुकी है एक्टिविटी टॉक में। और देखिए दोस्तों, आज के समय में जो फार्मा मार्केटिंग या फार्मा सेल्स का जो ये हाल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो फार्मा कंपनी की प्रिस्क्रिप्शन बाइंग एक्टिविटी है उनके साइड इफेक्ट्स हैं। फार्मा मार्केटिंग में कितना कंपटीशन आ गया, कितनी सारी कंपनीज हो गई हैं। डॉक्टर आज के समय में मेडिकल रैप को मिलना नहीं चाहते, उनको टाइम नहीं देना चाहते। डॉक्टर की नजरों में, डॉक्टर फर्टिलिटी में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन है उसकी रिस्पेक्ट आज के समय में बिल्कुल जीरो है। इसी वजह से आज के समय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या हुआ, जब शुरुआत में फार्मा कंपनी ये प्रिस्क्रिप्शन बाइंग एक्टिविटी लेके आई ना, तो उस समय उन कंपनियों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, क्योंकि इसमें क्या था, कम एफर्ट में आपको ज्यादा सेल्स मिलने लगी। और देखिए दोस्तों, ये शायद एक ना बहुत आसान तरीका भी था डॉक्टर से सेल लाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर तरीका आसान था, इसी वजह से बहुत सारी नई नई फार्मा कंपनियां मार्केट में आई और इसी केवल एक आसान तरीकों को अपना के डॉक्टर से सेल लाने में वो सब लग गए। पर देखिए दोस्तों, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जो आसान रास्ता होता है, जो शॉर्टकट वे होता है ना, इससे आदमी बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, इससे आदमी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट, कहीं ना कहीं आपको इसके जो लॉन्ग रन में आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो आपको जरूर फेस कर रही होती। और यही सब परेशानियां और यही सब साइड इफेक्ट्स आज के समय में हम लोग फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी के द्वारा जो सेल्स टारगेट है उनके प्रेशर से बहुत ज्यादा परेशान है। फार्मा कंपनी खुद स्ट्रगल कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि फार्मा मार्केटिंग में आज के समय में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और डॉक्टर भी बहुत ज्यादा परेशान है कि यार एक दिन में मैं कितने मेडिकल रैप से मिलूं, और जब सभी फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट एक जैसे हैं तो मैं किसका प्रोडक्ट लिखूं, किसका ना लिखूं। और यही दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में एक डॉक्टर मेडिकल रैप से मिलना नहीं चाहता और काफी सारे डॉक्टरों ने तो मेडिकल रैप से मिलने से मना कर दिया। और देखिए दोस्तों, आपकी कंपनी में जो सेल्स लाने के लिए द ओनली एक्टिविटी है ना प्रिस्क्रिप्शन बाइंग वाली, ये आपकी फार्मा कंपनी के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आपकी कंपनी सेल्स लाने के लिए यदि सिर्फ एक यही प्रिस्क्रिप्शन बाइंग एक्टिविटी पे काम करती रही तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। यदि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे तो आप मार्केट में ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करना तो छोड़ो दोस्तों, आपकी फार्मा कंपनी सर्वाइव तक नहीं कर पाएगी। और देखिए दोस्तों, यदि एज ए फार्मा एंटरप्रेन्योर हमने अपनी फार्मा कंपनी में इन वर्किंग मेथड्स को या इस कल्चर को यदि चेंज नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि जब हमारी कंपनी स्ट्रगलिंग जोन में आएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ना मेरी ये बात कहीं पे लिख लेना कि सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक वाली एक्टिविटी से आप अपनी फार्मा कंपनी को बड़ा नहीं बना सकते। तो अब दोस्तों बात आती है कि अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसे कौन से काम किए जाए अपनी फार्मा कंपनी में जिससे हम जो ये हमारी केवल ओनली एक्टिविटी थी सेल्स लाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन बाइंग वाली, इससे हम बाहर निकल सके और अपनी फार्मा कंपनी को सर्वाइव करवा सके। और ना ही सिर्फ सर्वाइव कराएं, अपनी फार्मा कंपनी को ग्रो भी कर सके। दोस्तों, एज ए फार्मा एंटरप्रेन्योर आपको अपनी फार्मा कंपनी में क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से काम करना है, वही सब पॉइंट्स में आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये वीडियो दोस्तों आज आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहना दोस्तों मेरे इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो आपको अपनी कंपनी में ठीक करना है, आपको अपनी कंपनी में चेंजेस लाने हैं, वो है फोकस ऑन प्रोडक्ट यूएसपी। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनमें आपने कुछ ना कुछ यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जरूर ऐड करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा मार्केट में कि ये ब्रांड बहुत ज्यादा बिक रहा है तो हमने उस ब्रांड को एज इट इज उठा के कॉपी करके अपनी कंपनी में पेस्ट कर लिया, यानी अपनी कंपनी में लॉन्च कर दिया। हमने उसमें कोई यूएसपी क्रिएट नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं डाला और उस प्रोडक्ट को लेके हम मार्केट में निकल गए डॉक्टर के चैम्बर में प्रमोट करने। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों आपको एज ए एंटरप्रेन्योर अपने आप से ये पूछना है कि यदि मैंने कोई बिना यूएसपी क्रिएट किया, बिना कोई एक्स्ट्रा फीचर डाले हुए प्रोडक्ट डॉक्टर के चैम्बर में ले गया हूं प्रमोट करने के लिए, तो वो जो सामने वाला डॉक्टर है वो मेरा प्रोडक्ट क्यों लिखे। और फिर बात वहीं आती है कि यदि आपने वही मीटू प्रोडक्ट का डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है तो फिर आपको जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनी एक्टिविटीज कर रही हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनीज
काम कर रही है, आपको उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट डॉक्टर को देने पड़ेंगे। और देखिए दोस्तों, यही आज के समय में ना एक सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें फार्मा मार्केटिंग कंपनी फंसती जा रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही। इसीलिए दोस्तों, आज ये वीडियो देखने के बाद अपनी फार्मा कंपनी में बिना यूएसपी क्रिएट या बिना कोई एक्स्ट्रा फीचर डाले हुए कोई प्रोडक्ट लॉन्च मत करो। और जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो ना, तो आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च कर रहा हूं और इस प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से मार्केट में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, डॉक्टर के चैम्बर में इसको बेच पाऊं। और आप दोस्तों इस बात को ना मेरी यकीन मानना कि यदि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, उसमें कुछ यूएसपी या कोई फीचर ऐड किया है ना, तो आप देखना उसका ना कुछ उस प्रोडक्ट के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन आप इथिकल तरीके से भी जनरेट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, सेकंड काम आपने क्या ठीक करना है अपनी फार्मा कंपनी में, वो है हायरिंग ऑफ द पीपल। तो वो कहा गया ना कि बी ए रोमन व्हेन यू आर इन रोम, बी ए चाइनीज व्हेन यू आर इन चाइना, मतलब जैसा देश वैसा भेष। और सेम वे विद फार्मा इंडस्ट्री की यदि आप यहां पे देखें तो हमें एज ए मेडिकल रैप या एज ए फार्मा सेल्स एम्प्लॉय इंटरेक्ट करना होता है डॉक्टरों से। और देखिए दोस्तों, यदि आपको डॉक्टर से कन्वर्सेशन करना है, डॉक्टर से इंटरेक्शन क्रैक करना है ना, तो आपको डॉक्टर के लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, यानी आपको उनको साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक ग्राउंड में ही अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। और साइंटिफिक बैकग्राउंड में कोई भी व्यक्ति तभी बात कर पाएगा जब उसको साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। और देखिए दोस्तों, शायद यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि आज से अगर हम बात करें 25-30 साल पहले, तो फार्मा कंपनीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए उन्हें ही लेती थी जो साइंस ग्रेजुएट होते, क्योंकि देखिए दोस्तों, उन लोगों का ना एक साइंटिफिक बेस होता था। और जो फार्मा कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में मोड ऑफ एक्शन, उनके जो इंडिकेशंस, उनके प्रोडक्ट की जो यूएसपी फीचर्स होते थे, उन लोगों को वो चीजें समझाना ज्यादा आसान होता। और जो साइंस ग्रेजुएट लोग होते थे वो इन सब बातों को ना ठीक से ग्रैब भी कर पाते थे, ठीक से समझ भी पाते थे, और डॉक्टर के चैम्बर में उन प्रोडक्ट का मैसेज सही तरीके से डिलीवर कर पाते। बट यदि आप आज के समय में देखो तो आज के समय में हालत ये है मेडिकल रैप प्रोफेशन की, यहाँ पे कोई एक सिंपल ग्रेजुएट भी एमआर बन सकता है। सिंपल ग्रेजुएट तो छोड़िए दोस्तों, आज के समय मेडिकल रैप प्रोफेशन की यह हालत होगी कि यहाँ पे ना 10वीं या 12वीं पास, मतलब वो भी एज ए मेडिकल रैप नौकरी कर सकते हो। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, या जो लोग केवल 10th या 12th पास ही हैं, वो किस तरीके से डॉक्टर से साइंटिफिक ग्राउंड में या साइंटिफिक वे में बात कर सकते। इसीलिए दोस्तों, अपनी कंपनी में ना हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों को आप हायर करो, साइंस ग्रेजुएट लोगों को ही आप हायर करो। तीसरा काम दोस्तों आपने क्या करना है एज ए फार्मा एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में, वो है इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, पहले फार्मा कंपनी में क्या कल्चर होता था ना कि जो मेडिकल रैप फार्मा कंपनी हायर करती थी, उनको एक 1.5 महीने की ट्रेनिंग पे भेजा जाता, और उस ट्रेनिंग सेशन में ना एक मेडिकल रैप को इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज, डिटेलिंग, प्रिपरेशन, इसके अलावा रोल प्ले कराए जाते थे कि आप अपने डॉक्टर के चैम्बर में किस तरीके से प्रोडक्ट को अपने प्रेजेंट करना है। और यदि किसी डॉक्टर ने आपके प्रोडक्ट को लेके आपसे कोई ऑब्जेक्शन पूछा या उनको ना सिचुएशन दी जाती थी कुछ अलग अलग तरह की, तो आपने वो सब सिचुएशन या उन ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब प्रैक्टिस ना ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल रैप को कराई जाती है। इसके अलावा ना बहुत सारे स्किल्स जो मेडिकल रैप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन सब स्किल्स के ऊपर भी ना बहुत ज्यादा काम किया जाता था। बट यदि आप आज के समय में देखें तो ये जो ट्रेनिंग वाला कल्चर है ना, काफी सारी कंपनियों में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या इसकी जो ड्यूरेशन थी वो कम होती जा रही है। अब फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो डिटेलिंग थी, प्रेजेंटेशन थी, प्रोडक्ट नॉलेज थी, इन सब चीजों ने ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैक सीट ले ली। जो केवल प्रिस्क्रिप्शन बाइंग एक्टिविटी है, इन्हीं सब चीजों ने फ्रंट सीट ले ली। देखिए दोस्तों, जब आपकी कंपनी का ही माइंडसेट ऐसा है कि आप केवल प्रिस्क्रिप्शन बाइंग एक्टिविटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो ओवर दी ट्रेनिंग, ओवर दी प्रोडक्ट नॉलेज एंड ओवर दी साइंटिफिक टॉक, तो उस केस में आप किसी इंप्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करो। इसीलिए दोस्तों, अपनी जो कंपनी के इंप्लॉय हैं उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कीजिए, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट को आप टाइम दीजिए। चौथे और आखिरी पॉइंट की बात करूं जो आपको एज ए फार्मा एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करनी है, वो है फोकस ऑन स्मॉल एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, स्मॉल एक्टिविटी में क्या आता है कि छोटी मोटी गिफ्टिंग, सैम्पलिंग, प्रिस्क्रिप्शन पैड, विजिटिंग कार्ड, इसके अलावा कुछ पर्सनलाइज या नीड बेस्ड गिफ्टिंग, इसके अलावा कुछ कैंप्स होते हैं, चाहे वो ओपीडी कैंप हो, सैंपल कैंप हो, कोई हेल्थ चेकअप कैंप हो लाइक बीएमडी, हीमोग्लोबिन, शुगर चेक कैंप। तो इस तरीके की जो स्मॉल एक्टिविटी है ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते। मतलब आपको ना अपनी कंपनी में साइंटिफिक टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं इनको आपने बढ़ावा देना है, इनको आपने प्रमोट करना है। अब इसमें आप छोटी मोटी सीएमई भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राउंड टेबल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक या छोटी छोटी एक्टिविटी होती है जो आपको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करनी। तो देखिए दोस्तों, एज ए फार्मा कंपनी ऑनर ना ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स थे जो हम अपनी कंपनी में ले सकते हैं। अपनी कंपनी का जो वर्किंग कल्चर है, जो ये प्रिस्क्रिप्शन बाइंग एक्टिविटी है, इससे
बाहर निकलने के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज, अपने पॉइंट जरूर बताइए और जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा मार्केटिंग के ऊपर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।